हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पातर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोमोलॉजी के परिचय के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी जानकारी बताई, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के अगर उनको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हनी बी के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा कीटों के बारे में। जैसा कि कल हम लोगों ने कीटों के अध्ययन के बारे में देखा था, उसके एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो कीट होते हैं, अगर इनका इकोनॉमिकल वैल्यू देखा जाए, आर्थिक महत्व देखा जाए किसान के लाइफ में, तो ये दो प्रकार से हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। पहला तो कुछ कीट ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसे कीट होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो हो गया कि उनका हानि वाला पार्ट, जिन्हें हम पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जिन्हें कहा जाता है। और एक भाग हो जाए ऐसा है जिसमें हम कीटों से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जिन्हें हम लाभदायक कीट के श्रेणी में रखते हैं। तो हानिकारक कीट में बहुत सारे कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे स्टेम बोरर हो गया, फ्रूट बोरर हो गया, लीफ रोलर हो गया, पायरिला, गंधी बग, इस ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो किसानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इनसे किसान को बहुत ज़्यादा, लगभग 26% तक की हानि होती है। पूरे फसल में अगर हानि की बात किया जाए तो लगभग 26% तक की हानि किसानों को कीट से ही होती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कीट हैं जिनसे किसान को लाभ होता है। तो सबसे पहले जो हमारा कीट है दैट इज हनी बी, और ये इनका पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। इनका पालन करना क्या कहलाता है साथियों? एपीकल्चर। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएटी में, मधुमक्खी पालन का जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या है? दैट इज एपीकल्चर। चलिए देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था मधुमक्खी कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑर्डर है वह है हाइमेनोप्टेरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। जो मधुमक्खी है उसका ऑर्डर क्या है? हाइमेनोप्टेरा। जीनस, ठीक है, इसका जीनस होता है एपिस, और इसका स्पेसीज जो है, मोस्टली जो सबसे ज्यादा फेमस जो स्पेसीज है वो होता है मेलिफेरा। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी जीव का जो साइंटिफिक नेम बनता है, द्विनाम पद्धति में जो साइंटिफिक नेम बनाया जाता है वो उस जीव के जीनस तथा स्पीसीज से मिलकर बनाया जाता है। जीनस तथा स्पीसीज से ही क्या बनता है? उसका साइंटिफिक नेम बनता है। इसे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका जूलॉजिकल नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जूलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नाम जीनस और स्पीसीज को मिलाकर के बनता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? हनी बी का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा। क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा। और ये मेलिफेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाए तो एपीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एपीकल्चर के माध्यम से इसी का ज्यादातर पालन किया जाता है। अगला है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हनी बी। ज्यादातर हमारे भारत देश में जो हनी बीज पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ 4 स्पीसीज बताया गया है। तो पहला है एपिस डोरेट, सेकंड एपिस इंडिका, थर्ड एपिस फ्लोरा एंड लास्ट वन इज मेलिपोना स्पीसीज। ये 4 स्पीसीज है जो कि भारत देश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एपिस डोरेट के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इन चारों के बारे में कुछ कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इनका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एपिस डोरेट के बारे में अगर बात करें
तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको स्पीसीज दिख रहे हैं, इन सारे स्पीसीज में जो सबसे बड़े आकार का मधुमक्खी होता है वो होता है एपिस डोरेट। ठीक है, सबसे बड़ा आकार का जो मधुमक्खी है वो क्या होता है? एपिस डोरेट, जिसे सारंग मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका साइज बड़ा होता है, तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि इसका जो छत्ता होता है, छत्ते का आकार भी सबसे बड़ा होता है। और जाहिर सी बात है, अगर छत्ते का आकार बड़ा है तो इसमें मधु या फिर हनी की जो मात्रा है वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो लगभग इसमें एपिस डोरेट अपने एक छत्ते से 15 से 40 किलोग्राम तक का शहद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजनापूर्ण स्वभाव के मधुमक्खी होते हैं, जिससे अगर इनको थोड़ा सा भी छेड़ा जाता है तो ये सीधे डंक मारते हैं। और ये जो एपिस डोरेट होता है ये माइग्रेट करने वाले स्वभाव के होते हैं। माइग्रेट मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह। माइग्रेट मीन्स मान लीजिए किसी एक उत्तर दिशा में या उत्तर की ओर ये सारे मधुमक्खी क्या है, अपना छत्ता बना करके रह रही है। मान लीजिए उत्तर दिशा में या उत्तरी वाले एरिया में इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाता है, किसी कारणवश, किसी वातावरणीय कारण की वजह से अगर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन वहां पे नहीं बन पाता है, तो ये क्या करेंगे, जिस भी दिशा में इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा ये उधर की ओर चली जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं माइग्रेट। ठीक है, तो ये माइग्रेट करने में बहुत ज्यादा माइग्रेट करती है ये। दूसरा जो स्पीसीज है एपिस इंडिका, ठीक है, जिसे भारतीय मौना के नाम से भी जाना जाता है। एपिस इंडिका मीन्स भारतीय मौना। ये जो एपिस इंडिका होता है ये एपिस डोरेट से थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, और लगभग ये, जैसे कि यहाँ पे 15 से 40 किलोग्राम इसका शहद का प्रोडक्शन है, तो लगभग इसका अपन बोल सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम ही इसका शहद का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़े शांत स्वभाव की होती है ये एपिस इंडिका, जिन्हें पाला भी जा सकता है। ठीक है, इन एपिस इंडिका को पाला भी जा सकता है। अगला देखते हैं एपिस फ्लोरा, जिसे मृमा मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। ये बाकी जो अभी मैंने जो आप लोगों को दो स्पीसीज बताया, एपिस डोरेट और एपिस इंडिका, इन दोनों से छोटी आकार की ये एपिस फ्लोरा होती है। ठीक है, ये साइज में बहुत छोटी होती है, इनका शहद का प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, और शहद का प्रोडक्शन लगभग इनका कितना होता है, 250 ग्राम्स के आसपास होता है। 250 से 300 ग्राम ये शहद का प्रोडक्शन करती है एक छत्ते से। और इनका जो कहना चाहिए शहद होता है, इन सारे स्पीसीज में सबसे मीठा शहद होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम है, तो ये सबसे अधिक मीठे शहद वाले होते हैं। लास्ट है मेलिपोना स्पीसीज। ये मेलिपोना स्पीसीज भी इन तीनों से सबसे छोटी होती हैं। शहद का प्रोडक्शन इनका बहुत कम होता है और जनरली इन्हें पाला नहीं जाता, इन्हें नहीं पाला जा सकता। तो अगर हम इन चारों स्पीसीज में बात करें कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें हम एपीकल्चर के लिए पाल सकते हैं, या मधुमक्खी पालन जिसको पाल करके हम अच्छा शहद प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, भारतीय मौना होगा। आगे देखते हैं मधुमक्खी के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जिन्हें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए और जान लीजिए कि जो मधुमक्खी होते हैं वो सोशल इंसेक्ट होते हैं। सोशल इंसेक्ट मीन्स कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रुप में रह करके अपना कार्य करती है। ठीक है, अपना जो भी काम रहता है एक समूह में रह करके, ग्रुप में रह करके, एक समाज के अंतर्गत ये अपना काम करती हैं। और इनका संख्या भी बहुत अधिक होता है। लगभग अगर एक छत्ते की बात की जाए तो एक छत्ते में लगभग इनकी संख्या 30,000 से 50,000 तक हो सकती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 30,000 से 50,000 मधुमक्खी की संख्या एक छत्ते में हो सकती है, जिसमें लगभग 150 से 200 तो क्या होंगे, मेल होंगे। ठीक है, 150 से 200 जो मधुमक्खी होंगे वो क्या होंगे, मेल हनी बी होंगे। और इन 30,000 से 50,000 में एक क्वीन होती है। ठीक है, रानी मधुमक्खी जिसे बोला जाता है। ये रानी मधुमक्खी अपने छत्ते की सबसे बड़ी रानी मधुमक्खी होती है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और इन रानी मधुमक्खी में के अलावा
बाकी जितने भी छत्ते में मधुमक्खी बचते हैं सब क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, श्रमिक होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका काम क्या होता है, बाहर जाना, फूलों का रस चूसना, परागकण और फूलों के रस को चूस करके लेकर के आना, छत्ते में डालना, ये सारे इनका काम क्या होता है, वर्कर्स का काम होता है। साथ ही साथ क्या इनका और क्या काम होता है कि मधुमक्खी का जो बाहरी जितने भी फैक्टर्स रहते हैं उन सारे फैक्टर से मधुमक्खी के छत्ते को बचाना, ये सारा वर्क किसका रहता है, इन श्रमिकों का रहता है। एक चीज और आप लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, जितने भी वर्कर्स होंगे और जो रानी मधुमक्खी होंगे, इनमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या पाए जाते हैं, स्टिंग पाए जाते हैं। स्टिंग मींस डंक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डंक किस में पाया जाता है, रानी मधुमक्खी में पाया जाता है, वर्कर्स में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, या फिर सभी में पाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो डंक या स्टिंग होते हैं वो क्वीन रानी मधुमक्खी में और वर्कर्स में पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, वर्कर्स कैन प्रोड्यूस वैक्स। आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि मधुमक्खी के छत्ते से ही मोम का निर्माण किया जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये जो 30 से 50 हजार जो संख्या होती है इनमें बताया कि कितने कितने मेल होते हैं, कितने वर्कर्स होते हैं, और क्वीन एक होती है। ठीक है, तो जो मोम का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मोम का प्रोडक्शन कौन करता है, मोम का प्रोडक्शन जो होता है पूरा टोटली डिपेंड रहता है वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, वर्कर्स क्या करते हैं, मोम का प्रोडक्शन करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कीट के 3 भाग होते हैं, सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। तो जो उदर वाला जो पार्ट होता है, श्रमिक का जो उदर वाला पार्ट होता है, उसके निचले सतह पर एक परत पाई जाती है जो किसकी परत होती है, मोम की परत होती है। ठीक है, और इसी मोम के परत से छत्ते का ही निर्माण होता है। ठीक है, मधुमक्खी का जो एब्डोमेन होता है वो कितने खंडों में बटा होता है, 6 खंडों में बटा होता है। और आप एक चीज और समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद में कितनी प्रतिशत शुगर की मात्रा पाई जाती है, शक्कर की मात्रा या शुगर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो लगभग 78%। ठीक है, लगभग 78% शुगर की मात्रा पाई जाती है हनी में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इन सारे पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। आपको सिर्फ उतना ही यहाँ पे बताया जा रहा है जितना आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं एक स्लाइड लेकर के आया हूँ जिसमें आपको क्वीन के बारे में बताऊंगा, ड्रोन्स के बारे में बताऊंगा, ड्रोन्स मीन्स मेल, और वर्कर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे छत्ते में क्वीन की जो संख्या होती है सिर्फ एक ही होती है, और ये पूरे छत्ते में सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। ठीक है, लगभग इसका आकार 15 से 20 mm का होता है। और क्वीन जो होती है, इनका जो मस्तिष्क होता है, माइंड जो होता है, वो अविकसित होता है, अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, इनका मस्तिष्क अनडेवलप्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सभी प्लीज फोकस करें। इनका माइंड क्या होता है, अनडेवलप्ड होता है। और क्वीन का जो मेन काम होता है वो होता है जनन करना। ठीक है, क्वीन का मेन काम होता है जनन करना, इसलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, और क्वीन का जो निर्माण होता है, रानी मधुमक्खी का जो निर्माण होता है, वह एक फर्टिलाइज्ड एग से होता है। ठीक है, किससे होता है, फर्टिलाइज्ड, निषेचित अंडे से इनका निर्माण होता है। जैसे ही अंडा से रानी निकलती है, तो रानी निकलने के बाद इनके लार्वा को, मैंने कल आप लोगों को बताया था लार्वा क्या होता है, तो इनके लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है। ठीक है, रॉयल जेली खिलाई जाती है, एक विशेष प्रकार का जेली होता है जो कि सिर्फ रानी मधुमक्खी के लार्वे को ही खिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो मेन काम होता है, मैंने आप लोगों को बताया मेन काम क्या होता है इनका, ब्रीडिंग करना, जनन की क्रिया करना, और जनन के बाद, निषेचन के बाद ये जो
रानी मधुमक्खी होती है लगभग 2000 अंडे एक दिन में देती है। इनका एक लेइंग कैपेसिटी पर डे कितना होता है, लगभग 2000, ठीक है, 2000। और पूरे लाइफ साइकिल में ये लगभग 15 लाख तक का अंडा दे सकती है। पूरे लाइफ साइकिल में कितने अंडे देती है, लगभग 15 लाख अंडे देती है। आगे बढ़ते हैं ड्रोन्स के बारे में। मेल, ठीक है, मेल भी बोला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि लगभग एक छत्ते में इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 150 to 200 इनकी संख्या होती है। और इनका जो निर्माण होता है वह अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। किससे होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेल का निर्माण या जो ड्रोन्स होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। इनका मेन काम क्या होता है, क्रॉसिंग करना। इनका मेन काम क्वीन से, रानी मधुमक्खी से जनन करना, प्रजनन करना। सिर्फ एक ही काम इनका होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता। ये क्या करते हैं, हल्की हल्की धूप में, आपको देखोगे कभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मधुमक्खी के छत्ते के चारों साइड जितने भी घूमते रहते हैं, जो मधुमक्खी घूमते रहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नर होते हैं, वो सारे ड्रोन्स होते हैं। ये मेल घूमते रहते हैं मधुमक्खी के चारों ओर और रानी के निकलने का वेट करते हैं। किसके निकलने का वेट करते हैं, रानी मधुमक्खी के निकलने का वेट करते हैं। और जैसे ही रानी मधुमक्खी बाहर निकलती है तो फिर उनके पीछे ये जनन करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, सिर्फ इनका मेन काम होता है क्रॉसिंग करना या फिर जनन करना। अगला देखते हैं वर्कर्स। पूरे छत्ते में जितनी भी संख्या होती है लगभग 90% पॉपुलेशन किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। एक छत्ते में इन लगभग 90% पॉपुलेशन किसकी होती है, वर्कर्स की होती है। ये क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग से, क्या फर्टिलाइज्ड एग से इनका निर्माण होता है। और जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है, जिन्हें बांझ भी बोला जाता है। जितने भी वर्कर्स होते हैं सारे स्टेराइल फीमेल्स होते हैं, स्टेराइल फीमेल्स, रिमेंबर इट, स्टेराइल फीमेल्स होते हैं ये। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है, वर्कर्स का लाइफ साइकिल कितना होता है, लगभग 2 महीने का होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आएगा आप लोगों को, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुँचाइए। जैसा कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, बच्चों की हेल्प करें। सारे स्टूडेंट जो भी PAT ICR या BHU की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी प्रेस करें। और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, एनी सजेशंस, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।